नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में हम कुछ ठोस आकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ठोस आकृतियां वे होती हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होती है, यानी कि उनका अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो बच्चों, उन ठोस आकृतियों में सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हम इस अध्याय को 4 भागों में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस अध्याय का भाग पहला, जिसमें हम ठोस आकृतियों का सिर्फ क्षेत्रफल पढ़ेंगे और उन ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल में भी बच्चों हम इसमें घन, घनाभ और बेलन पर अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि भाग 1 में हम पढ़ेंगे घन, घनाभ और बेलन के बारे में, तो और उसके क्षेत्रफल के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये एक घनाभ है और ये एक घन है। तो बच्चों, इनके बारे में आपको बता दूं कि जो घन और घनाभ है, इनके बच्चों 6 मुंह यानी कि 6 फेस होते हैं बच्चों, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसी प्रकार एक बाएं वाला और एक दाएं वाला, और इसी प्रकार एक पीछे वाला और एक आगे वाला। तो बच्चों, ये 6 फेस से मिलकर बनी हुई आकृति है। उसी प्रकार बच्चों, जो घन है ये भी एक 6, इसके भी 6 मुंह होते हैं, यानी कि ये भी 6 फेस से मिलकर बनने वाली आकृति है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो घन होता है इसमें 4 लंबाई होती हैं बच्चों, उसी प्रकार 4 चौड़ाई होती हैं और 4 ऊंचाई होती हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हैं, इनकी जो माप है वो अलग अलग होती है। और जो घन है बच्चों, उसमें जो लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है वो एक जैसी होती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों समान होती हैं, इसलिए हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ए से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे? ए से। और इसकी बच्चों हम लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं, और उसी प्रकार हम इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, उसको एच से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर हमें किसी भी प्रश्न में किसी भी आकृति की अगर मान लो उसका नाम नहीं दिया हुआ और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों अगर अलग अलग है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है बच्चों, घनाभ है। और उसी प्रकार बच्चों, अगर हमें आकृति की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी एक ही हो, तो बच्चों वो क्या होगा, घन होगा। आगे बात करते हैं बच्चों इनके क्षेत्रफल के सूत्र की। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक जो शब्द लिखा है पशर्व, क्या लिखा है बच्चों, पशर्व, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, सबसे पहले इसका जो सूत्र है जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पशर्व जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। बच्चों, मान लीजिए ये एक घनाभाकार एक डिब्बा है। तो बच्चों, मान लीजिए इस डिब्बे का अगर मान लो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा यानी कि ये नहीं है, यानी कि अगर इसके दाएं वाला और बाएं वाला हिस्सा और आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा ही है। अगर मैं बच्चों सरल भाषा में बात करूं तो यानी कि एक जो डिब्बा है वो ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है, तो उसके सिर्फ दाएं बाएं और आगे पीछे वाले ही उसके हिस्से हैं। तो बच्चों, वहां पर जो हमारा होता है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगता है बच्चों। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ही मैं बच्चों पशर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो बच्चों, कभी कभी हमें पशर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो बच्चों दोनों का अर्थ सेम ही होगा। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, एक घनाभ का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना एच यानी कि ऊंचाई। ठीक है बच्चों, यानी कि इस प्रकार के किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला यानी कि और नीचे वाला जो फेस है वो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में
बच्चों जो भी घनाभ की आकृति है वो बिल्कुल बंद होगी, यानी कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है वो भी होगा। तो बच्चों जो उसका क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना लंबाई। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आगे देखते हैं घन के बारे में। तो बच्चों जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों 4a²। जैसा कि आपको बताया टोटल इसके 6 फेस होते हैं और उसमें से अगर मान लो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला जो फेस है वो ना हो बच्चों, तो 6 में से 2 फेस अगर नहीं है तो बच्चों कितने बचे? 4। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a²। उसी प्रकार बच्चों कुल में 6a²। ठीक है बच्चों। तो हमने अभी जाना कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अब बच्चों इस पर आधारित कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि एक घनाकार डिब्बे का जो किनारा है वो 10 मीटर है। इस घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न ने खुद बता दिया कि ये एक घनाकार डिब्बा है। बच्चों अगर मान लीजिए ये हमें घनाकार नहीं भी बताता तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी एक ही हमें साइड पता है 10 मीटर। तो इसका मतलब सारी जो साइड है उसकी विमाएं हैं जो वो सारी की सारी क्या है बच्चों? समान है। तो ये क्या होगा? एक घन। ठीक है बच्चों। तो घन की विमा होगी 10 मीटर और इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा 6a², यानी कि 6 गुना a²। तो बच्चों 6 गुना a का मतलब बच्चों इसकी जो विमा है यानी 10 मीटर उसका स्क्वायर। तो बच्चों 6 गुना और 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 10 गुना 10 यानी 100। तो बच्चों जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 600 और जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो मीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में होगा और अगर वो सेंटीमीटर में है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आगे बच्चों कुछ चीज़ आपको मैं बता दूं जो इस अध्याय में हमारे काम आने वाली हैं। वो ये है कि यदि आपके पास सबसे पहले जो इकाई है बच्चों, क्या है? इकाई वो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी कि जब हम इस क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न करेंगे तो कभी कभी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो समान इकाई की नहीं मिलती। यानी कि कुछ जो लंबाई है चौड़ाई वो कभी कभी मीटर में होती हैं और कभी कभी जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में भी होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इनकी जो इकाई है बच्चों उनको समान करना होगा। क्या करना होगा? समान। तो बच्चों इकाई को समान करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, क्या करना है? मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि हमें उल्टा यानी कि सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो हमें 100 से क्या करना होगा बच्चों? भाग करना होगा। आगे देखते हैं बच्चों, यदि आपको 1 मीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है बच्चों तो हमें फिर यहाँ पर 10,000 से गुना करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? 10,000 से गुना। यानी कि और इसके विपरीत अगर बात करूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर में अगर बच्चों आपने बदलना है तो फिर मुझे 10,000 से क्या करना होगा? भाग। उसी प्रकार बच्चों जो 1 मीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर क्यूब है वो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो हमें 10 लाख से क्या करना होगा बच्चों? गुना। ठीक है। उसी प्रकार इसके विपरीत 10 लाख से क्या करना होगा बच्चों? भाग करना होगा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आगे हमारे काम आएंगी इस अध्याय में कि हमारा जो 1 मीटर का क्यूब होता है बच्चों, क्या होता है? 1 मीटर का क्यूब होता है वो होता है बच्चों 1000 लीटर। क्या होता है बच्चों? 1000 लीटर। कभी कभी हमें
1 मीटर का क्यूब दिया होगा तो उसमें कितने लीटर होंगे? 1000। और बच्चों यदि हमारे पास 1000 सेंटीमीटर का क्यूब है तो बच्चों ये इक्वल होता है यानी बराबर होता है 1 लीटर के। किसके? 1 लीटर के। तो बच्चों ये कुछ सामान्य बातें हैं जो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, ये इस अध्याय में हमारी काम आएंगी। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न करते हैं। आगे है हमारे पास कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर और 15 मीटर है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो अलग अलग हैं, यानी कि ये जो कमरा है वो एक घनाभ की आकृति का कमरा है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे L, B और H। तो बच्चों यहाँ हमारी जो L है वो है 10 मीटर और हमारी जो B है वो है 15 मीटर और जो H है वो है बच्चों 15 मीटर। ठीक है, तो इस कमरे का पार्श्व यानी कि हमसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बच्चों घनाभ यानी कमरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। 2 गुणा लंबाई है बच्चों हमारे पास 10 प्लस चौड़ाई है हमारे पास 5 और बच्चों ऊंचाई है हमारे पास 15। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 5 और 10 15, तो यानी कि 2 गुना 15 गुना 15। तो बच्चों जब 15 को 15 से गुना करूंगा तो ये आएगा 225 और 225 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो ये आएगा 450, यानी कि इसका कमरे का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है बच्चों वो होगा 450 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारे पास एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। तो बच्चों ये कमरा किस आकृति का हुआ? घनाभाकार। और यहाँ अब हमसे पूछ रहा है कि 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें यहाँ पर जो व्यय ज्ञात करना है यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो हमें यहाँ पर जो सफेदी करानी है, यानी कि यहाँ पर जो सफेदी करानी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सफेदी कराने वाला है उसका एरिया यानी उसका क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों वो जितना क्षेत्रफल आएगा उसको हम इस 7.750 प्रति मीटर स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो बच्चों वो हमारा क्या होगा? खर्चा। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पर एक घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत। तो बच्चों अगर एक बात बताओ, अगर एक कमरा है अगर उसकी मैं सिर्फ दीवारों की बात करूं तो वहां पर छत की बात नहीं हो रही और नीचे फर्श की बात नहीं हो रही, तो सिर्फ दीवारों की अगर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों कि ऊपर वाली छत हमें नहीं लेनी और नीचे वाला फर्श भी नहीं लेना। यानी कि यहाँ पर मैं कौन सा लगाऊंगा? जो सूत्र है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर अगर मेरे से सिर्फ दीवारों का पूछता तो मैं क्या लगाता? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बच्चों उसने हमें दीवारों के साथ साथ छत भी बोली है। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि दीवार को साथ छत बोली है तो दीवारों के साथ वक्र पृष्ठ होगा, और अगर छत भी लेंगे तो इस बार क्या मैं यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं ले सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि सिर्फ दीवारों की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन छत में तो सिर्फ बच्चों ऊपर वाली छत की बात करें तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्श की तो बात हम कर ही नहीं रहे। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो कमरे का क्षेत्रफल है क्या होगा? कमरे का क्षेत्रफल है वो होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस छत का क्षेत्रफल। अब बच्चों चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो मैं यहाँ पर वक्र पृष्ठ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो होगा 2 गुना L प्लस B गुना H। लेकिन बच्चों जो छत है
अगर मान लो छत के साथ फर्श होता तो मैं यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेता, लेकिन सिर्फ छत है। तो बच्चों अगर अकेली छत की बात करें या अकेले फर्श की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ लंबाई गुना चौड़ाई क्या लेना होगा, लंबाई, क्योंकि अकेली एक छत है वो आयताकार होती है और अकेला जो फर्श है वो भी आयताकार होता है, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो छत का होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले 2 गुना लंबाई है बच्चों हमारे पास 5, चौड़ाई है बच्चों 4 और ऊंचाई है 3। उसी प्रकार जो लंबाई है बच्चों वो है 5 गुना 4। ठीक है बच्चों, आगे इसको करते हैं। 5 और 4 बच्चों होगा 9, 9 दूना 18 और 18 तिया 54 प्लस 5 चौका 20। तो बच्चों ये आएगा हमारा 74 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 74 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमें इसका जो खर्चा निकालना है तो हमने सिर्फ वो वाला एरिया यानी वो क्षेत्रफल निकाल लिया जहाँ जहाँ पर हमें सफ़ेदी करवानी है। तो बच्चों यहाँ जो व्यय होगा वो होगा 74 गुना 7.50 रुपीस। तो बच्चों इसका हम गुणा कर लेंगे। 4 0 0 4 5 20 4 7 28 और 2 30 7 0 0 7 5 35 7 7 49 और 3 52। तो बच्चों ये होगा 0 0 5 5 और 5। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि यहाँ पर 2 के बाद दशमलव था तो हम 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यानी कि जो हमारा खर्चा आएगा बच्चों वो आएगा 555 रुपये। यानी कि दीवारों पर जो सफ़ेदी कराने का, दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का जो बच्चों व्यय होगा वो होगा 555 रुपये। तो आगे देखते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास किसी भी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। जैसा कि पिछले ही प्रश्न में हमने बच्चों बात की कि अगर फर्श की बात अकेले की करें या छत की अकेले की बात करें तो इसमें ऊंचाई नहीं होती बच्चों, तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। और यहाँ पर उसने हमें बताया भी है कि एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप हमारे पास है 250 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बच्चों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बात कर रहा है सिर्फ चारों दीवारों की। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा जो लगेगा क्षेत्रफल का सूत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको एक बता दूं कि यदि हमें दिया हो, ध्यान से देखना बच्चों, यदि हमें दिया हो कुल लागत, क्या दी हो बच्चों, अगर हमें कुल लागत दी हो, जैसे यहाँ हमें दी है 15,000 रुपये और लागत पर इकाई दी हो, क्या दी हो, लागत प्रति इकाई दी हो, तो वो है बच्चों हमारे पास ₹10 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जब भी हमें कुल खर्चा यानी कि कुल लागत दी हो और लागत प्रति इकाई दी हो तो बच्चों इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा बच्चों, कुल लागत को क्या करना, आपको कुल लागत को प्रति इकाई लागत से भाग करना है बच्चों, तो वो होगा हमारा क्षेत्रफल। क्या होगा, क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस बार हमें दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो पता है 1500 मीटर स्क्वायर, और बच्चों उसके अलावा जो हमें पता है वो है परिमाप। तो बच्चों जो फर्श का परिमाप है वो है 250 मीटर। अब बच्चों जो फर्श का परिमाप है उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, यानी आयताकार फर्श का परिमाप क्या होता है, 2 गुना L प्लस बी। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि एक आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना L प्लस बी। तो बच्चों यहाँ पर 2 गुना L प्लस बी हमें पता है। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रश्न ने दिया है। तो आगे करते हैं। आगे हम जो हमसे पूछिए ऊंचाई, तो हम इसका सहारा लेंगे। तो करते हैं इसको कि वक्र यानी कि दीवारों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दीवारों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों हमारे पास 1500। कितना है, 1500।
और हमें पता है जो दीवारों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 2 गुणा L प्लस बी गुणा ऊंचाई बराबर कितना होगा बच्चों 1500। और बच्चों यहाँ पर आप जैसा कि देखोगे कि 2 गुणा L प्लस बी है उसका मान हमें पता है, तो 2 गुणा L प्लस बी का मान होगा बच्चों 250। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 250 गुना H बराबर 1500, तो H होगा बराबर 1500 बटे 250। अगर मैं इसको काटूंगा बच्चों तो H का जो मान है वो आएगा 6, यानी कि ऊंचाई आएगी हमारी 6 मीटर। तो बच्चों देखा आपने कि किस प्रकार यदि हमें कुल लागत दी हो और लागत पर इकाई दी हो तो उससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने इस प्रश्न में हमसे ऊंचाई पूछी थी, तो ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 6 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमने अभी घन और घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की बच्चों। अब हम बात करेंगे बेलन की। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बता दूं कि बेलन है जो इसका जो मुंह यानी फेस होता है ये एक वृत्ताकार आकृति होती है। और बच्चों जहां भी वृत्ताकार आकृति होगी तो बच्चों वहां आप के पास क्या होगी त्रिज्या, क्या होगी उसकी त्रिज्या। ठीक है बच्चों, और ये जो यहाँ से लेकर आप देख रहे हैं इस त्रिज्या यानी कि इस फेस से इस फेस तक यहाँ पर जो त्रिज्या यानी कि इसके जो केंद्र बिंदु से लेकर केंद्र बिंदु तक ये होती है बच्चों एक बेलन की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि अगर बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो ये बेलन है ये दोनों तरफ से खुला होगा बच्चों, क्या होगा खुला होगा। और अगर इसकी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं तो ये दोनों ओर से क्या होगा बच्चों बंद होगा। ठीक है, तो आगे देखिए पशर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बच्चों होगा 2πr/h। बच्चों पहले ही बता दूं जो पाई है वो हमारा उसका जो मान होता है वो होता है 22/7, और कभी कभी पाई के मान को हम 3.14 भी लेंगे। ये बच्चों निर्धारित करेगा प्रश्न। ठीक है, अगर प्रश्न में हमें कुछ भी नहीं दिया तो हम जो पाई है उसका मान 22/7 रखेंगे। अगर प्रश्न ने हमें कह दिया कि जो पाई है उसका मान हमें 3.14 रखना है तो हमें इसका मान रखना होगा बच्चों 3.14। उसी प्रकार बच्चों जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। तो बच्चों यहाँ पर h हमारी बेलन की ऊंचाई होगी और r हमारी इस बेलन की यानी कि इसके फेस की क्या होगी त्रिज्या होगी बच्चों, क्या होगी त्रिज्या। तो बच्चों अब इसके क्षेत्रफल पर निर्धारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास कि एक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले क्या। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें बेलन की ऊंचाई यहाँ पता है, क्या है बेलन की जो ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बच्चों यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो बेलन का पता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है बच्चों वो होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों हमसे आधार का व्यास पूछा है। तो बच्चों इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर हमें त्रिज्या पता है, क्या पता है त्रिज्या पता है, तो जो उसका व्यास होता है बच्चों वो त्रिज्या का क्या होता है दुगना। बच्चों ये इसके बारे में हम अध्याय व्रत में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है आधी होती है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है। मान लीजिए ये व्रत में एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो जो इसका व्यास है बच्चों वो होगा 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, हमसे पूछ रहा है आधार का व्यास, क्या पूछा है व्यास। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसका दुगना करके हम व्यास निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों है यहाँ पर हमारे पास 88 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का बच्चों 2πr/h बराबर 88। ठीक है बच्चों, अब 2 गुणा पाई की मान है वो है 22/7 गुना r बच्चों हमें निकालनी है और h है हमारे पास 14। ठीक है बच्चों, बराबर
88। अब बच्चों यहाँ से कोई भी अगर मान लो गुणा में है तो वो उधर जाके भाग में जाएगा, और जो भाग में है वो उधर जाके गुणा में जाएगा। तो देखते हैं, हमें r निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो 88, तो बच्चों ये जो 2 है और 22 है और ये 14, ये गुना में है, ये तो ये भाग में आ जाएंगे। तो 2 गुना 22 गुना 14, और बच्चों ये 7 है यहाँ भाग में, वे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। अब काट देंगे बच्चों, 7 दूना 14 और 22 चौका 88, और 2 को जब 2 से गुना किया तो 4, तो 4 को 4 से कट गया बच्चों, तो आया 1। तो बच्चों यहाँ r आएगी 1 सेंटीमीटर। क्या आएगी r? 1 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों वृत्त का जो व्यास है, यानी कि बेलना, इसके जो आधार का व्यास है वो होगा 1 गुणा 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमसे प्रश्न ने यहाँ पर इसके आधार का व्यास पूछा, तो वो होगा 2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 3.5 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास व्यास है वो है बच्चों 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ त्रिज्या चाहिए, तो इसकी त्रिज्या यही निकाल लीजिए। जो त्रिज्या होगी वो होगी इसकी आधी, तो वो होगी बच्चों 25 सेंटीमीटर। आगे बच्चों हमें बेलन की ऊंचाई पता है, तो बेलन की जो ऊंचाई है बच्चों वो है 3.5 मीटर। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ये चेक करना है कि इनकी जो इकाई है वो समान है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ जो है त्रिज्या है वो है सेंटीमीटर में और जो ऊंचाई है मीटर में। तो बच्चों इनको हम क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। तो बच्चों ज़्यादातर हमें जो बड़ी इकाई होती है इसको तोड़ना होता है, यानी कि आप वैसे आप इसको मीटर भी बना सकते हैं, लेकिन आप मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं। तो बच्चों मीटर को बनाएंगे तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 350 सेंटीमीटर। आगे है बच्चों, इस पर हम वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 गुना पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 गुना पाई गुना आर है बच्चों हमारे पास 25 और एच है हमारे पास 350। तो बच्चों ये कट जाएगा यहाँ से 350, 7 5 35। ठीक है बच्चों। अब हम इसका गुना करेंगे, 2 का जब 22 से तो आएगा 44, और 25 का 50 से करेंगे तो ये आएगा 1250। अब बच्चों 1250 का 44 से गुना करेंगे तो 1250 गुणा 44, तो 4 0 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 10, और 4 एकम 4 और 5। उसी प्रकार बच्चों इसका भी आएगा 5000, तो 0 0 0 5 5। तो बच्चों जो हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे व्यय। तो बच्चों व्यय हम बता दूं कि 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो बच्चों हमारे पास जो लागत है उसकी प्रति इकाई है वो मीटर स्क्वायर पे है, और हमारे पास जो क्षेत्रफल है बच्चों वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें जो इसका क्षेत्रफल है उसे मीटर में बनाना होगा। तो वो कितना होगा बच्चों? 55,000। अभी बताया था आपको कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना हो तो 10,000 से गुना करेंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाना हो तो बच्चों 10,000 से भाग करेंगे। तो ये आएगा बच्चों 5.5 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों? 5.5 मीटर स्क्वायर। अब जो इसका जो कुल लागत होगी बच्चों, जो कुल लागत है वो होगी 5.5 गुना 12.5। ठीक है बच्चों। अब इसका गुना करते हैं तो 12.5 गुणा 5.5, तो 5 5 25, 5 ने 10 और 2 12, 5 1 5 और 6। उसी प्रकार बच्चों 625, तो 5 7 8 और 6।
तो बच्चों दशमलव आएगा 2 के बाद, तो इसका जो खर्चा आएगा बच्चों वो आएगा 68.75 रुपये। क्या आएगा बच्चों? 68.75 रुपये। ठीक है बच्चों, आपने जाना कि किस प्रकार यदि इकाई सेम नहीं हो तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इकाई सेम है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो सबसे पहले हमें उसकी इकाई को सेम करना होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर और यह 10 मीटर गहरा है। तो बच्चों सबसे ही पहले आपको बता दूं, जो कुआं है वो एक गोल यानी कि गोल आकृति और एक जिसकी गहराई होती है यानी कि एक बेलन की आकृति का होता है। तो बच्चों बेलन, यहाँ पर जो हमें कुएं का व्यास पता है बच्चों, क्या है? 3.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी 3.5/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, और इसका जो गहराई यानी कि जो इसकी गहराई यानी उसको हम h से ही कहेंगे, तो h है बच्चों वो है 10 मीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला प्रश्न है हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h। तो बच्चों 2 गुणा पाई हमारे पास है 7 और r हमारे पास है 3.5/2 और h है बच्चों हमारे पास 10। तो बच्चों यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 7 को 35 से काटोगे तो यहाँ 0.5 आएगा बच्चों। तो 22 का जब 10 से गुना करेंगे तो आएगा 220 गुणा 0.5। ठीक है बच्चों, 0.5 का यहाँ गुना करेंगे तो 5 0 0 5 गुना 10, 5 गुना 10 और 11, एक के बाद दशमलव लगेगा तो बच्चों 110 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा हमारे पास? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आगे हमसे पूछ रहा है कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो व्यय है वो होगा 110 गुना 40। तो बच्चों ये आएगा 11 चौके 44, 4400 रुपये बच्चों यहाँ पर खर्चा आएगा इसको प्लास्टर करवाने का। तो बच्चों आज के अध्याय में हमने जाना घन, घनाभ और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।